أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا آمين. हाँ जी भाई, अहलन वसहलन बिकुम. कैसे हैं सब? ठीक है. ठीक है सब स्टूडेंट्स. चैट बॉक्स तो खाली है, कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह फीकुम. और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी डिस्कशन हो गई थी. और आई होप इंशाल्लाह अब दोबारा से पीछे वाले लेसन्स की हमें रिकैप करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो आज हम सीधा अपने टॉपिक पर ही आते हैं. और हमारा टॉपिक है आज मखारिज. और मखारिज में हमने लिसान के मखारिज शुरू करने हैं. हमने हलक पढ़ लिया था. ठीक है, पहले मखारिज की तादाद पढ़ी थी. मखारिज की तादाद के बाद हमने पढ़े थे मखरज किस तरह के होते हैं, मुहक्कक और मुक़द्दर. फिर हमने हलक, शफतान, जो फतहन और खशूम के मखारिज पढ़ लिए थे. और हमारे पास सिर्फ जो रह गई थी वो लिसान रह गई थी. तो आज इंशाल्लाह हमने लिसान शुरू करना है. और ये देखें, ये लिसान है. इसको अपने बुक पे हाईलाइट कर ले. अक्सर लिसान पढ़ना है आज हमने. वस्ते लिसान और हाफा लिसान और तरफे लिसान. रअस लिसान जो है ना वो आज हमने नहीं है. यहाँ तक हमने आज लिसान को पढ़ना है इंशाल्लाह. लिसान जो है कहते किसको है? लिसान का मतलब होता है जुबान. तो वो सारे मखारिज जिनका ताल्लुक लिसान से होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जुबान शामिल होगी. ठीक है, अदायगी में जुबान शामिल होगी. पेज पे चलते हैं. पेज नंबर हमारा 38 है. ओके. अब लिसान के मखारिज में क्या होगा? जुबान का अमल दखल होगा. तो जुबान जो है आपने पहले अच्छे से समझ लें कि जुबान कैसे होती है और जुबान के ऊपर जो दांत हैं वो कैसे होते हैं. जब भी आपने लिसान के मखारिज लिखने हैं तो लिसान के मखारिज लिखने का तरीकाकार ये होता है. सबसे पहले आप ये डिफाइन करें, ये बयान करें कि लिसान का कौन सा हिस्सा. ठीक है. स्टूडेंट्स अक्सर मखारिज भूल जाते हैं, वाद का, लाम का, नून का, रा का. उसकी रीजन ये होती है कि समझा नहीं होता. इसको अच्छे से समझें कि जब भी मखरज लिखते हैं ना, सबसे पहले ये लिखते हैं कि लिसान का मखरज है. ओके, लिसान का कौन सा हिस्सा. अब देखिए, जुबान तो इतनी बड़ी है. काफी खराब सी जुबान बनी है, अगर थोड़ी सी अच्छी ये वैसे बन जाती है लीव की तरह. बनाती तो मैं इसको जुबान ही हूँ. तो हम ये देखते हैं कि जो जुबान है, जुबान का कौन सा हिस्सा लगेगा. कौन सा हिस्सा. ठीक है. अब देखिए, पूरी की पूरी जुबान तो नहीं इस्तेमाल होगी. कभी ये हिस्सा, कभी ये हिस्सा, कभी ये हिस्सा, कभी ये आगे वाली टिप, कोई ना कोई पार्ट, या कभी सेंटर. तो आपने सबसे पहले मखरज को याद करते हुए या कोई भी हर्फ की अदायगी में आपने ये डिफाइन करना होता है कि जबान जुबान जो है कौन सा पार्ट. इस बात को अच्छे से याद रखें. जब भी मखरज लिखना है पहले क्या लिखना है कि कौन सा जुबान का कौन सा हिस्सा लगेगा. जुबान का कौन सा हिस्सा लगना है. ठीक है. अब देखिए, जुबान का अगर कोई भी हिस्सा लगेगा, लगेगा, ये देखिए मैंने लगने को रेड कर लिया ताकि आपको समझ आए. जुबान का हिस्सा अगर लगेगा तो कहाँ लगेगा? डेफिनेटली वहां ही लगेगा जो हिस्सा जुबान उस हिस्से के ऊपर होगा.
ये आपको कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मिनट में पूरा टॉपिक हमारा लिसान का कवर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझना है कि जुबान का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट जुबान का लगेगा। पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, दरमियान वाला, साइड्स लगेगी या टिप लगेगी, नोक लगेगी। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो देखिए रूल याद कर ले, जुबान के हिस्सा उसी जगह को लगेगा जो उसके ऊपर होगी। ऐसे नहीं है कि जुबान की साइड जो है, फॉर एग्जाम्पल ये जुबान है आपकी, लिसान है, ठीक है, और ये लिसान जो है, इस ये वाला हिस्सा लगना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हिस्सा लगना है। तो ये हिस्सा कहाँ लगेगा? वहां ही लगेगा जो दांत इस हिस्से के ऊपर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लगना ये हिस्सा है और दांत यहाँ के ऊपर के शुमार हो, ऐसा नहीं हो सकता। जुबान गोल मोल नहीं होगी, जुबान मुंह में गोल मोल नहीं होगी। जो हिस्सा जुबान का लगेगा वो वहां ही लगेगा जिस उस हिस्से के ऊपर जो दांत होंगे। ओके, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो फिर डन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं समझ आया? ओके, बाकी लोग? ओके, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो जुबान है, हमने यही कहा ना कि जुबान का कौन सा हिस्सा लगेगा, ठीक है, जुबान का कौन सा हिस्सा लगेगा। तो आपको सबसे पहले जुबान के हिस्सों के नाम आने चाहिए, ठीक है। तो जुबान का सबसे जो पहला हिस्सा है, जहाँ जो हलक की तरफ होता है, ठीक है, जो हलक की तरफ होता है उसको कहते हैं अक्सा लिसान। ये एक्चुअली आगे की तरफ मुंह होता है ना, तो ये मुंह से दूर है, सबसे दूर जुबान का हिस्सा, इसलिए इसको अक्सा लिसान कहते हैं। जब भी मखारिज याद करने हैं ना, तो ऐसे नहीं करने कभी ये वाला मखरज बोल दिया, कभी इधर का कभी इधर का, ऐसे नहीं करते, तरतीब से याद करते हैं। पीछे से आते हैं, पीछे से आगे की तरफ। इसकी रीजन है क्योंकि सांस पीछे से आती है, आवाज वहां से बनती है, तो पीछे से आगे की तरफ आते हैं। इधर दाएं बाएं अपनी मर्जी से मखरज नहीं याद करना। सबसे पहले अक्सा लिसान आएगी, जुबान का पहला पार्ट अक्सा लिसान है, इसको अच्छे से याद करें। याद हो गया अक्सा लिसान। इसके आगे चलें, आप थोड़ा सा आगे जाएं तो क्या है कि इधर को आगे आ जाएं तो ये दरमियान आ जाता है, इसको वस्ते लिसान कहते हैं। और दरमियान के ये साथ साथ ही मोटा किनारा आ जाता है, तो इस मोटे किनारे को हाफे लिसान कहते हैं, ठीक है। इस मोटे किनारे को हम हाफे लिसान कहते हैं। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं हाफे लिसान, हाफे लिसान, ठीक है। ये इस तरफ भी मोटा किनारा हाफा होता है, इस तरफ का मोटा किनारा भी हाफा ही होता है। ये सारा जो है इसको हम हाफा ही कहते हैं। ये भी हाफा है और ये सारा मोटा किनारा हाफा ही होता है। पीछे वाला हिस्सा सारा अक्सा लिसान होता है, सेंटर को वस्ते लिसान कहते हैं। उसके बाद जुबान आगे आके इस साइड से बारीक होना शुरू हो जाती है। ये जो बारीक साइड्स होती हैं, इन बारीक साइड्स को हम कहते हैं तरफे लिसान। इस तरफ को भी तरफे लिसान होती है और इस तरफ को भी तरफे लिसान होती है, ये बारीक साइड्स होती हैं, ठीक है। जहां से ये मोटाई खत्म होना शुरू हो गई, आगे से जुबान बारीक होना शुरू हो गई, इसको हम तर्फ कहना शुरू कर देते हैं। तर्फ के बाद ये जुबान का बिल्कुल टिप आ जाती है, ये हेड होता है, रस कहते हैं सर को। तो इस हेड को, इस टिप को हम रस से लिसान कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ,
कोशिश करें साथ के साथ ही याद करें इसको, ये बहुत ही खराब बन रही है। चले हम फिर उसी वाली को यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या है सबसे पहले, जुबान का ये वाला हिस्सा है जो बिल्कुल गले के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको हम अक्साई लिसान कहते हैं। अक्सा लिसान, अक्साई लिसान, अक्साई लिसान। फिर हम यहाँ से आगे आते हैं तो ये सेंटर आता है, जुबान का सारा हिस्सा वस्त लिसान है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली ये वाला हिस्सा वस्त का यूज होता है, तो इसे हम वस्त लिसान कहते हैं। फिर ये जुबान के मोटे किनारे हैं, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी, तो इन मोटे किनारों को हम कहते हैं हाफा लिसान। ये जुबान के जो मोटे किनारे हैं इनको हम हाफा कहते हैं। जब हम आगे की तरफ आना शुरू करते हैं, जहां पर जुबान की मोटाई खत्म होने लगती है और बारीक साइड्स शुरू होने लगती हैं, इसको तरफे लिसान कहते हैं। फिर जुबान की जहां पे ये बारीक होना भी खत्म होके एक बिल्कुल टिप आ जाती है, इसको हम भाई रस कहते हैं। रस का मतलब होता है सर, रस से लिसान। तो ये हमारे पास जुबान के 5 हिस्से होते हैं। अब आपने ये समझना है कि हर हिस्से के ऊपर क्या होता है, हर हिस्से के ऊपर क्या होता है। देखिए, अगर आप अपनी अक्सा लिसान को उठाएं, मैंने आपको उस दिन भी ये बात समझाई थी कि तजवीद का ताल्लुक जहां लर्निंग से है, वहां पे महसूसात से भी है। महसूस करने से बहुत गहरा ताल्लुक है तजवीद का। आप महसूस करें, अगर आप जुबान के जड़ को उठाते हैं, अगर आप ये जुबान की जड़ उठाते हैं, तो इसके ऊपर क्या है, उठा के देखें, आपको पता चलेगा इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर तो तालू है, इसके ऊपर कोई दांत नहीं है। अक्सा लिसान के ऊपर कोई दांत नहीं है, अक्सा लिसान के ऊपर तालू है। तो क्या है, सिंपल, अगर अक्सा लिसान ऊपर लगेगी, ऊपर कौन है इसके, तालू है। ठीक है, अक्सा लिसान ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर कोई हर्फ अदा हो जाएगा। अब जिस हर्फ ने भी अक्सर लिसान से अदा होना होगा, उसका मखरज क्या होगा, अक्सर लिसान जब ऊपर के तालू से लगे, क्योंकि ऊपर है ही तालू, और तो ऊपर दांत तो कोई है ही नहीं जिसके साथ लग सके। ठीक है, तो अक्सा लिसान के जो भी हरूफ होंगे, उनका सादा मखरज होगा कि अक्सा लिसान ऊपर लगे, ऊपर कौन है, ऊपर तालू है, ऊपर तालू से लगे। उसके बाद हाफा आ जाए। हाफा देखें, जहां जहां आपकी मोटी जुबान है, आप देखेंगे वहां वहां आपके चौड़े चौड़े दांत होंगे। अगर शीशा है तो वेल एंड गुड, उसमें देखें। अगर शीशा नहीं है, खुद भी आप जुबान का राइट लेफ्ट ऊपर लगा के देखें, तो पता चलेगा मोटी जुबान जहां जहां है, वहां वहां चौड़े चौड़े दांत होंगे। उन चौड़े चौड़े दांतों को हम कहते हैं ये दाढ़े हैं। तो जब भी हाफा लिसान, कोई भी हर्फ हम कहें हाफा लिसान से अदा होता है, हाफा से अदा होता है, तो हाफा से कैसे अदा होगा, हाफा लगेगा, कहाँ लगेगा, जो हाफा के ऊपर चीज है उसी से ही लगेगा। हाफा के ऊपर क्या है, दाढ़े हैं, दाढ़ों से लगेगा, सिंपल। ठीक है, हाफा लिसान जब ऊपर की दाढ़ों से लगेगा तो हर्फ अदा हो जाएगा। आगे आ जाए तर्फ। तर्फ के ऊपर क्या है, आप देखेंगे जहां से जुबान बड़ी होनी शुरू होती है ना, वहां पे चौड़े चौड़े दांत खत्म हो जाते हैं, दाढ़ें खत्म हो जाती हैं और दांत शुरू हो जाते हैं। तो तर्फे लिसान जब ऊपर के दांतों से लगेगी तो फिर कोई हर्फ अदा हो जाएगा। अब रस को देखें, रस देखिए, जहां जुबान की टिप है ना, टिप, टिप डायरेक्ट कहाँ पे जाके लग रही है, स्नाया उलिया से। स्नाया उलिया की जड़ से लग जाए, या सुफला से लग जाए, या स्नाया उलिया के किनारे से लग जाए, तो सामने लग रही है। अगर आप इसको दांतों के दाएं बाएं के दांतों से लगाना लगाना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं लगती है, आपको दांत जुबान घुमानी पड़ती है। तो जो भी हर्फ र से अदा होना होगा, तो कैसे अदा होगा, र जहां सीधी जाके लगेगी, वो सीधा क्या होगा, सामने के दांत होंगे। तो ये मखारिज के टॉपिक का बड़ा बुनियादी सा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट पे सारे मखारिज याद हो जाते हैं। अक्सा लिसान के ऊपर क्या है, याद रख ले, तालू है। हाफा लिसान के ऊपर दाढ़े हैं। तड़फे लिसान के ऊपर दांत हैं। और र उसके सामने सिर्फ 2 दांत हैं। तो यहाँ पे हमारा बुनियादी जो है ना वो खत्म हो जाता है। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम तजवीद में जो है वो दांतों के नाम देते हैं। तो दांतों को हम 6 नाम देते हैं, सनाया, रबाई, अन्याब, जवाहिक, तवाहिन और नवाजिस। 6 नाम देते हैं।
ठीक है। अब 6 नाम क्या है नवाजिश, जरा क्लियर कर लें, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये 6 नाम क्या है, 3 दांतों के नाम है और 3 दाढ़ों के नाम है। पहले 3 नाम दांतों के लिए हैं और अगले 3 नाम दाढ़ों के लिए हैं। जितने भी दांत हैं और जितने भी दाढ़ें हैं वो टोटल 4 होती हैं। जितने भी दांत हैं और जितनी भी दाढ़ें हैं वो 4 4 ही होती हैं। सब दांत और सब दाढ़ें 4 4 होती हैं, सिर्फ तवाहिन जो हैं वो 12 होती हैं। जितने भी दांत और दाढ़ें हैं वो सब के सब 4 ही होते हैं, 4 4 4 4 4। सिर्फ तवाहिन 12 होती हैं। जितने भी दांत होते हैं और जितनी भी दाढ़ें होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 4 4। सिर्फ तवाहिन 12 होती है। सिर्फ तवाहिन 12 होती हैं, बाकी सब कितने होते हैं, 4 4 होते हैं। 4 सनाया, 4 रबाई, 4 अनियाब, 4 जवाही, 4 नवाजी। सिर्फ तवाहिन 12 होते हैं। यहां तक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि ये होते कैसे हैं। ठीक है, तो आप अपने मुंह को देखिए ना, मुंह की एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। ठीक है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। और अगर आप मुंह को अगर ऐसे डिफाइन कर दें ना, ऐसे ऊपर नीचे कर दें, तो एक मुंह का ऊपर का हिस्सा है ऐसे ऊपर, एक नीचे का। मुंह को अल्लाह ने आपके ऐसे बनाया हुआ है ना कि मैं इसको जरा ऐसे बना देती हूँ ना, ऐसे है। ठीक है, कि यहाँ भी दांत हैं सारे, ये दांत हैं लगे हुए आपके। खला तो नहीं होगा, चले मैंने बना दिया ऐसे खला। तो यहाँ भी दांत हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर भी दांत हैं और नीचे भी दांत हैं। और क्या है, ऐसे है मुंह की तकसीम ना। अगर आप इसको समझें, वैसे तो खराब ही बनता है हमेशा, लेकिन चलें थोड़ा सा समझाने के लिए कि दरमियान में आपके मुंह की खला है। इधर को भी आपके, इधर को दांत जा रहे हैं और इधर को भी दांत जा रहे हैं। और राइट साइड है, लेफ्ट है। तो होता क्या है, 4 4 दांत है ना, 4 सनाया, 4 बाई, 4 अनियाब, 4 जवाही, 4 नवाजिस और तवाहिन 12 है। तो एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, ऊपर की भी राइट लेफ्ट पे एक एक और नीचे के भी राइट लेफ्ट पे एक एक। तो टोटल इस तरह करके 4 दांत होते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, सामने सनाया होते हैं। ठीक है, और फिर सनाया के साथ एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को। ठीक है, राइट लेफ्ट एक नीचे, राइट लेफ्ट भी एक एक, और ऊपर नीचे टॉप बॉटम भी इस तरह। आप कह रहे टॉप बॉटम नहीं, बस ऊपर नीचे एक एक। तो 4 दांत होते हैं। ठीक है, दाएं बाएं भी एक एक और ऊपर नीचे भी एक एक। तो 4 ऐसे बनते हैं। फिर इसके आगे अगले 4 आ जाएंगे, सनाया रबाई हो गए, फिर इसके आगे एक एक अनियाब 4 हो जाएंगे, फिर जवाही के एक एक, फिर 4 हो जाएंगे, फिर तवाहिन एक एक, फिर इस तरह करके जाते जाएंगे। तवाहिन जो है वो 12 होती हैं, तो तवाहिन 3 3 होते हैं। ये मेन कंसेप्ट है, ये टॉपिक का मेन कंसेप्ट है। आपको याद रहे कि जुबान कैसे होती है। जुबान, जब भी मखरज डिफाइन करना है, पहले ये बताना है जुबान का कौन सा हिस्सा। जब आपको ये पता चल जाएगा जुबान का कौन सा हिस्सा, बेटा दरवाजा बंद करें फजर। जब आपको ये पता चल जाएगा जुबान का कौन सा हिस्सा, तो आपको ये तो खुद ही पता चल जाएगा इस जुबान के हिस्से के ऊपर क्या होता है। तो बस मखरज ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो अक्सा लिसान के ऊपर तालु होता है, वस्ता लिसान के ऊपर भी तालु होता है, और हाफा लिसान के ऊपर दाढ़ें होती हैं, तरफे लिसान के ऊपर दांत होते हैं, और रस के ऊपर क्या होता है, रस के ऊपर हमारे पास सामने, रस के ऊपर कुछ नहीं होता, रस के सामने जो है वो हमारे पास होता है सनाया, सामने के 2 दांत होते हैं। अब जरा हम इसको बैक करके अपनी वो लिसान पे वापस जाते हैं जो हमने बनाई थी, ये वाली। ठीक है, ये हमने अपने लिसान बनाने की कोशिश की थी समझने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ और आपको समझ भी आए, तो ये अक्सा लिसान है। अक्सा लिसान के ऊपर कौन होता है, तालु। याद रख लेना, अक्सा लिसान के ऊपर तालु होता है। वस्ते लिसान के ऊपर भी तालु होता है। हाफा लिसान के ऊपर दाढ़ें होती हैं। तो दाढ़ें कौन सी होती हैं, हमने दाढ़ों का नाम अभी तो याद किया, जवाहिर, तवाहिन, नवाजिस।
ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था ना कि हाफा लिसान के ऊपर दाढ़ें होती हैं। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, दाढ़ों का नाम आपको बता दिया। दाढ़ें होती हैं यानी कि ज़वाहिर तवाहिर नवाजिज होती हैं। ओके। अब तर्फे लिसान के ऊपर क्या होता है? दांत होते हैं। तो दांत कौन से होते हैं? सनाया, रबाई, अनियाब होते हैं। सनाया, रबाई, अनियाब होते हैं। तो अक्सा लिसान के ऊपर तालु होता है, वस्ता लिसान के ऊपर भी तालु होता है, जवाहिर तवाहिर नवाजिज के ऊपर दाढ़ें होती हैं। दाढ़ें कौन सी होती हैं? सॉरी, हाफा लिसान के ऊपर दाढ़ें होती हैं। दाढ़ें कौन सी होती हैं? जवाहिर तवाहिर नवाजिज होती हैं। और तरफे लिसान के ऊपर क्या होता है? तरफे लिसान के ऊपर दांत होते हैं। दांत कौन से होते हैं? सनाया, रबाई, नियाब होते हैं। और रास के सामने कौन होता है? रास के बिल्कुल सामने सनाया होता है। ठीक है। सनाया ऊपर वाले दांतों को उलिया कहते हैं, नीचे वालों को दांतों को सुफला कहते हैं। तो सनाया उलिया से भी लग सकती है और सनाया सुफला से भी लग सकती है। तो यहाँ तक जो है ना वो हमने बेसिक पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे जाके ये देखते हैं कि किस हिस्से से कौन से हुरूफ अदा होते हैं। किस हिस्से से कौन से हुरूफ अदा होते हैं। ठीक है। जब तक मैं इसे साफ कर रही हूँ आप इसको रिपीट कर लें सब बच्चे। हमने पढ़ा क्या है? हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा है कि कोई भी मखरज पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जुबान का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है और उस हिस्से के ऊपर क्या है। बस पहले जुबान के हिस्सों के नाम याद किए, अक्सर लिसान, वस्ता लिसान, तरफे हाफे लिसान, तरफे लिसान, रास लिसान। फिर ये याद किया सिंपल करके कि इसके ऊपर क्या होता है। तो अक्सर लिसान के ऊपर भी तालु, वस्ता लिसान के ऊपर भी तालु, हाफे लिसान के ऊपर दाढ़ें और तरफे लिसान के ऊपर दांत और रास के सामने सनाया होता है। फिर हमने क्या किया? थोड़ा सा एडवांस कर लिया और दाढ़ों और दांतों को नाम दे दिए। तो हमारे पास जो अक्सर लिसान है उसके ऊपर तालु होता है, नरम तालु भी होता है, सख्त भी होता है। नरम तालु भी होता है और सख्त तालु भी होता है। और जो वस्ते लिसान है उसके ऊपर भी सारा ऊपर की जो सख्त सी दीवार सी है मुंह की वो होती है तालु की। हाफा लिसान के ऊपर जवाहिर तवाहिर नवाजिज होती हैं। तरफे लिसान के ऊपर सनाया, रबाई या नियाब होते हैं। और इसके सामने सनाया उलिया और सनाया सुफला होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं ये आपको कहूं कि अक्सर लिसान से काफ निकलता है, मखरज मुझे आप बताएं। मैंने आपको देखिए बस ये बताया कि कॉफ अक्सर लिसान से निकलता है। आप कहेंगे वेरी नाइस बाजी, हमें तो फौरी पता चल गया अक्सर लिसान से निकलता है। तो मतलब ये होगा कॉफ के दायरे में अक्सर लिसान ऊपर तालु से लगेगी, क्योंकि अक्सर लिसान से निकलता है तो अक्सर लिसान तालु से ही लगेगी ना। अच्छा जी। अक्सर लिसान, कॉफ अक्सर लिसान से अदा होगा तो इसका मखरज याद करना बहुत आसान है। अक्सर लिसान ऊपर के तालु से लगेगी। चले, मैं फिर आपसे ये कहती हूँ कि जो काफ है वो भी अक्सर लिसान से अदा होता है, लेकिन अक्सर लिसान थोड़ा सा आगे अक्सर लिसान से ही। ठीक है, अक्सर लिसान अब छोटी थोड़ी है, इस तरह करके यहाँ से मोटी सी होती है अक्सर लिसान ना। तो थोड़ा पीछे से कॉफ अदा होता है अक्सर लिसान के पिछले हिस्से से। दोबारा सा जरा मैं आपको क्लियर कर दूं। ओके। तो मैं कह रही हूँ कि अक्सर इंसान के जरा इसी से कॉफ है और इसी से काफ है। तो आपको तो बहुत आसान हो गया कि कॉफ जुबान की जड़ ऊपर तालु से लगे तो काफ अदा होगा और जुबान की जड़ ऊपर के तालु से लगे तो काफ अदा होगा। लेकिन थोड़ा सा मुंह में फर्क है। कॉफ जहां से अदा होता है ना यहाँ पे जो तालु होता है जरा नर्म होता है, और काफ जहां से अदा होता है उसके ऊपर जो तालु होता है जरा सख्त होता है। फर्क तो कुछ भी नहीं है, बस ऊपर जो है उसमें ही फर्क आ रहा है। जुबान की जड़ जब ऊपर से लगे तो काफ और काफ अदा होते हैं। काफ में ऊपर नरम तालु होता है और काफ में ऊपर बारीक तालु होता है। तो मसला तो कोई भी नहीं है। हाँ, जरा आप ये कह देंगे कि जो काफ का मखरज है ना वो जरा आगे को है, काफ से जरा आगे हटके है। ठीक है, नीचे हटके, कुछ लोग नीचे हटके लिखते हैं, तो कोई बात नहीं। नीचे हटने का मतलब इधर को नीचे हटना नहीं है, ये तो पीछे हटना है, पीछे नहीं हटना। नीचे यानी कि आप जुबान की निचाई की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमारा अक्सा लिसान भी हो गया, अक्सा लिसान के हरूफ भी हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, वस्त पे आ जाए ना। तो मैं कहती हूँ जीम शीन या अदा होते हैं, जीम शीन या।
कुछ मसला नहीं है। वस्ता लिसान जरा ऊपर को लगे, वस्ता लिसान जरा ऊपर को लगे, तालू की तरफ उठे तो जिमशिन याद होते हैं, कोई मसला नहीं अदायगी में। अब ज़ौद पे आ जाए, मैं कहूँ कि हाफा लिसान जो है इससे ज़ौद अदा होता है पूरे हाफा से। तो पहले तो हम हाफा को मार्क करेंगे, ये सारा मोटा किनारा हाफा है। फिर मैंने आपको बताया जो हर्फ भी हाफा से अदा होगा ना, जो हर्फ भी हाफा से अदा होगा उसके ऊपर दाढ़ें होंगी। तो आप मुझे सिंपल ज़ौद का मखरज बता सकते हैं कि भाई जब हाफा लिसान जो है ना दाढ़ों से लगे, दाढ़े मतलब जवाहिर तवाहिन नवाजी से लगे, तो ये ज़ाद का मखरज हो गया कि जब भी हाफा लिसान ज़वाहिर तवाहिन नवाजिज से लगे तो ज़ाद अदा होता है। खत्म हो गया, ज़ाद का मखरज भी हो गया। फिर हम आगे तर्फ पे आ जाते हैं। अब मैं ये कहूँ कि जो नाम है ना वो तर्फ से अदा होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे बजे जब भी तर्फे लिसान जो है ऊपर लगे दांतों से, दांत कौन से हैं, सनाया, रबाई, अनियाब, ठीक है। जब भी तरफे लिसान सनाया रबाई याब से लगे तो लाम अदा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जो लाम है ना वो जरा उसकी अदायगी में थोड़ा सा हाफा भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। थोड़ा सा हाफा भी इस्तेमाल होता है। जब थोड़ा सा हाफा इस्तेमाल होगा तो डेफिनेटली उस थोड़े से हाफा के ऊपर जो भी दाढ़ होगी वो भी इस्तेमाल होगी। तो हम सनाया रबाइया नियाब के साथ तरफे लिसान के साथ जब हमने हफा लिसान डाला, तरफे लिसान के साथ जब थोड़ा सा अदना हिस्सा उसका करीब का हिस्सा डाला, तो जाहिर बात है अनियाब के साथ जवाहिर को भी डालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता हफा लिसान इस्तेमाल हो, हफा लिसान के ऊपर की दाढ़ ना इस्तेमाल हो। तो ये सिंपल लाम का मखरज है। फिर हम थोड़ा आगे आ जाएंगे नून के मखरज में। तो नून के मखरज में कोई हाफा नहीं यूज होता, सिर्फ तर्फ ही यूज होती है। तो नून कहाँ से अदा होता है, जब तर्फ ऊपर लगे। ऊपर कौन है, सनायर भाई यानी आप है। फिर हम नून से आगे आ जाते हैं रॉ पे। रॉ में पिछले की तरफ, ये पिछली तरफ निकल जाती है और अगली तरफ इस्तेमाल होती है। जब अगली तरफ इस्तेमाल होगी तो पिछली निकल गई, तो मतलब ये अनियाब निकल जाएगा। तो अगला हिस्सा जब शुमार हुआ, तो ये जरा आगे की आप जुबान की स्ट्रक्चर देखें। जब जुबान यहाँ से उठेगी ना तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से भी उठेगा। तो हम इसको कहते हैं कि जुबान का थोड़ा पुष्ट भी उठे, ऊपर ऊपरी हिस्सा। पुष्ट का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा जुबान का उठे। तो सनाया रबाई, और जब जुबान की पुष्ट उठती है, ठीक है, तरफे लिसान मा जहरुल लिसान, जब सनाया रबाई के मसूड़ों से लगे तो रा अदा होता है। बस ऐसे करके हमारे मखारिज जो है यहाँ पर पूरे होते हैं। ये चीज जो है ना आपको मैंने कहा कि महसूस करने की है, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन की है। आप इसको बैठे खुद से एक पेपर लें, वहां पे लिसान बनाए। लिसान बनाने के बाद जैसे भी बने कोई बात नहीं, बस पीछे वाला हिस्सा रखें, मोटा हिस्सा रखें, जरा आगे बारीक हिस्सा रखें, टिप रखें। तो बनाने के बाद उसके पार्ट्स लिखें और फिर साथ आप लिखें। ये आपका होमवर्क है सब बच्चों का ना, कि लिसान बना के चेक करानी है मुझे आपने ग्रुप्स में, और वहां पे सारे लिसान के पार्ट्स लिखने हैं। और ये लिखना है कि हर पार्ट के ऊपर कौन कौन सी चीज होती है। जैसे हमारे पास अक्सा के ऊपर तालू है, और फिर वस्त के ऊपर भी तालू है, हाफा के ऊपर दाढ़े हैं, तर्फ के ऊपर दांत हैं, रास के सामने सनाया है। रास हमने छोड़ दिया ना, रास आज हमारा नहीं है, रास हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज हमने 4 पार्ट्स के हरूफ भी देख लिया, कॉफ काफ, हाफा से सॉरी, काफ काफ अक्सर लिसान से, वाद हसर लिसान से, जीम शीन या वस्ते लिसान से, लाम नून रा तर्फे लिसान से अदा होते हैं। काफ काफ जुबान की जड़ ऊपर की तरफ लगे तो काफ काफ अदा होते हैं। लेकिन काफ में जरा नरम तालु होता है, काफ में थोड़ा सख्त तालु हो जाता है। और काफ जो है वो जरा सा आगे को हट के होता है, पीछे को नहीं जाना, ठीक है, नीचे को जाना है, पीछे को नहीं जाना। पीछे जाएंगे तो हलक शुरू हो जाएगा, नीचे जाएंगे। आप ऐसे समझे जैसे ढलवानी रास्ता होता है ना, आ, वो ढलवान आ रही है एक, तो जुबान हमारी एक ढलवान की तरह है। तो अगर आप इसको पीछे लिखेंगे ना, किसी बच्चे ने ये भी चैट बॉक्स में पीछे लिखा है, पीछे लिखेंगे तो बेटा पीछे फिसल के गिर जाएंगे। पीछे हलक है, हलक में गिर के फिर स्टमक में पहुंच जाएगा हार्ट। पीछे को नहीं जाना, नीचे को आना है, ढलवान की तरह नीचे को आप आ रहे हैं। जब नीचे को आगे आएंगे तो फिर वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ, आगे की तरफ, नीचे का मतलब आगे की तरफ, मुंह की तरफ।
तो कॉफ थोड़ा सा आगे होता है, इतना नहीं होता आगे। जो हम पाकिस्तानियों से कहते हैं रास्ता बताएं, वो कहते हैं थोड़ा सा ही आगे है, और फिर वो 2-4 किलोमीटर का आगे होता है। वो आगे नहीं, बस थोड़ा सा आगे होता अक्सर लिसानी है। और तो काफ कॉफ से थोड़ा सा आगे होता है। आप खुद भी पढ़ के देखेंगे ना, कॉफ कैफ, तो थोड़ी आपको खुद ही फर्क समझ आ जाएगा कितना की आगे है। कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है। फिर आप आगे जिमशिन या ऊपर के बस, वस्त लिसान ऊपर लगता है, हाफा लिसान ऊपर लगता है, हाफा लिसान के ऊपर तो दाढ़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आपने समझना है। लाम नून रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर लाम नून रा को रिपीट कर देती हूँ। लाम में क्या होता है, लाम में तर्फ होती है, ठीक है, तर्फ होती है, और तर्फ के साथ साथ थोड़ा सा हाफा होता है। थोड़ा सा हाफा, बहुत थोड़ा हाफा होता है। तो थोड़ा सा हाफा क्या है, उसको हम किताब में लिख देते हैं अदना हाफा। ठीक है, तो अदना हाफा में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अगला हिस्सा है, तो अदना हाफा के ऊपर ज़वाहिक होती है। ठीक है, तो तर्फे लिसान प्लस अदना हाफा, तो तड़फे लिसान के ऊपर सुनाया रबाइया नियाब है, और अदना हाफा के ऊपर जवाहिक है, तो लाम का मखरज हो गया। नून थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं, तो पीछे से आप अदना हाफा को माइनस कर दें, अकेली तरफ रह गई। जब अकेली तरफ रह गई तो तरफ के साथ सुनाया रबाइया नियाब भी होते हैं, और तो कोई भी नहीं होता। थोड़ा सा और आगे आ जाए तो रा आ जाती है। रा में क्या होता है, जुबान थोड़ी सी आगे वाली उठती है। अगर कभी आपने वो देखा हो सीसा ना, बच्चे सीसा खेलते हैं, एक ऊपर को जाता है तो दूसरा नीचे को आ जाता है, नीचे वाला जो है वो ऊपर को जाता है तो पीछे वाला नीचे को आ जाता है। तो रा को जरा आप ऐसे समझे, रा में क्या होता है, लाम नून रा में, तो रा में जब आगे का हिस्सा उठता है ना, और थोड़ा सा जुबान का जो आगे का, ये देखें, ये वाला जब हिस्सा उठता है ना रा का, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा देखें चौड़ाई कम होती है, तो ये वाला भी बमजबूरी उठ ही जाता है। ठीक है, ये मेरे अपने अल्फाज हैं, हो सकता है इसमें कोई कमी कोताही हो, लेकिन एक समझाने के लिए कहानी है। तो जब ये वाला हिस्सा उठता है तो बमजबूरी ये वाला भी उठता है। जब ये बमजबूरी उठता है तो जैसे वो सीसा होता है ना, एक चीज ऊपर को उठती है तो दूसरी नीचे को हो जाती है, तो ये हिस्सा फिर नीचे ही रह जाता है। ठीक है, इसलिए सनाया रुबाई शामिल होते हैं, पीछे का अनियाब शामिल नहीं होता रा के मखरज में। और जब ये उठता है तो फिर इसके साथ ऊपर पुश्ते लिसान इसको कहते हैं। चलें जी, लाम में तड़फे लिसान प्लस जवाहिक, ठीक है, तड़फे लिसान प्लस अदना हफा, तो स्नाया रुबाई नियाब प्लस जवाहिक। नून में जवाहिक निकल गया तो अदना हफा भी निकल गया, खाली तर्फ रह गया, तर्फ के साथ सनाया रुबाई नियाब। और रा में क्या होता है, रा में आगे की तरफ इस्तेमाल होती है, और तब आगे की तरफ होती है तो सनाया रबाई होती है, अनियाब बाहिर चला जाता है। तो कुछ लोगों को ये सवाल रह जाता है कि जुबान के ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है, ऊपरी हिस्से को पुश्त क्यों कहते हैं। चले मैं आपको से एक सवाल करती हूँ। मैं कहती हूँ प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल ना, एक प्लेट है, तो प्लेट का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, प्लेट का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है। तो प्लेट का वो वाला हिस्सा ऊपर नहीं होगा जिसमें आपने चावल डालने हैं, वो होगा कि आप प्लेट को उल्टा करके रखें, जो उसकी कमर होगी ना, वो ऊपरी हिस्सा होगा। जैसे आप खुद इंसान है ना, आप लेट जाएं, सीधे लेटें, बिल्कुल, जो आप आगे वाली अ, पेट वाला हिस्सा है, वो ऊपरी हिस्सा होगा, ये उल्टे लेटे और आपकी होगा, तो वो वाला जो पुश्त होगी ना, पुश्त, उस वो आपका ऊपरी हिस्सा होगा। तो जो जुबान है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है, उसको पुश्त कहते हैं। ठीक है, पुश्त पिछले हिस्से को नहीं कहते, पुश्त का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। तो इसलिए जो है ना, हम कहते हैं कि पुश्ते लिसान, पुश्त को हम जहर भी कहते हैं। तो ये इसका है, अल्लाह करे कि, अच्छा एक बार दोबारा बता दूं, आवाज कट गई। मैंने आपको ये बताया कि रा में जो कहते हैं ना, ये पुश्ते लिसान, तो बच्चे कहते हैं बाजी ये पुश्त तो नहीं है, ये तो अ, ऊपर वाला हिस्सा है, पुश्त तो बैक पे होती है। तो मैं बता रही हूँ, पुश्त बैक पे नहीं होती है, पुश्त का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, किसी भी चीज का ऊपर वाला, अपर सरफेस। ठीक है, आप खुद भी देखें ना, आपकी पुश्त जो है, पुश्त का मतलब बैक नहीं है,
पुष्ट का मतलब है आपका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है। आपके जिस्म के दो हिस्से हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो एक आप सीधे लेटे, सीधे लेटना ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, जब आप उल्टे लेटते हैं तो वो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला, ऊपर। तो जुबान जो है उसका ऊपरी हिस्सा जो है वहां वो रा के दायरे में शामिल होता है, तो उसे हम कहते हैं कि तरफे लिसान माँ पुश्ते लिसान या ज़ाहरुल लिसान। चले यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا۔ अब आप लोगों ने पता क्या करना है, ये सारा जो टॉपिक है ना बुक से पढ़ना है। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो वजाहत तलब हो, तो आपने इंशाल्लाह कल के टॉपिक में पूछ लेना है। रास लिसान के साथ इसको कवर करेंगे। अब हम अपने दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं, जो कि है लामे अल का बयान। बहुत ही सिंपल और आसान सा दो हरफी टॉपिक है। पेज नंबर 78 निकाल लें और इसको अपनी बुक पे भी मार्क करें जरूर। आपको ना जब आप बच्चे हाईलाइट करते हैं ना किताब को, तो डेली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, इतनी इतना मेरा हाईलाइट हो गया। जरूर किया करें, ठीक है, आपको अच्छा लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रिलैक्स करते हैं, तो उनमें से एक चीज ये है कि आप जो पढ़ते हैं ना उसको हाईलाइट करें, ताकि सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको मिले, अच्छा लगता है हम डेली आगे जा रहे हैं। तो लामे अल लामे तारीफ होता है, ठीक है। तो लामे तारीफ, पता है कुछ हरूफ ऐसे होते हैं कुरान पाक में जिनका इजहार होता है, ठीक है, और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनका आपस में इदगाम होता है। कुछ हरूफ कुरान पाक में ऐसे हैं जिनका इजहार होता है और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनका इदगाम होता है। लेकिन लामे तारीफ ऐसा हर्फ है जिसमें भाई इजहार भी होता है और इदगाम भी होता है। जैसे देखें, दाल का ता में इदगाम ही होता है, ठीक है। जैसे हरूफ हल्के का अपने हम जिन्स में इजहार ही होता है, हरूफ मद्दा का इजहार ही होता है, हमें पता होता है सारा कुछ ना। लेकिन लामे तरीफ ऐसा है कि इसमें इजहार भी होता है और इसमें इदगाम भी होता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए इजहार कब होता है और इदगाम कब होता है। इजहार कब होता है और इदगाम कब होता है। तो इजहार 14 हरूफ में इजहार होता है, 14 हरूफ में इदगाम होता है। 14 हरूफ में इजहार होने का मतलब यह है कि लामे तारीफ के बाद अगर ये बोले 14 हरूफ आएंगे तो लामे तारीफ की आवाज सुनाई देगी, अल अलहम्दु सुनाई दे रहा है। और अगर ये बोले 14 हरूफ आएंगे तो लामे तारीफ की आवाज नहीं सुनाई देगी, लामे तारीफ के बाद आने चाहिए ये हरूफ, ठीक है। तो लामे तारीफ की आवाज नहीं सुनाई देगी, तो इसको कहते हैं लामे तारीफ में इदगाम हो रहा है। अब 14 हरूफ कौन से हैं जिनमें इजहार हो रहा है, उनका मजमुआ आपने याद करना है। इब्गी हज्जक व खफ अकीमहु, इब्गी हज्जक व खफ अकीमहु, इब्गी हज्जक व खफ अकीमहु, इब्गी हज्जक व खफ अकीमहु। बस ये 14 हरूफ आएंगे तो लामे तारीफ की आवाज आपको सुनाई देगी, इजहार होगा। और इनके अलावा 14 हरूफ आएंगे तो लामे तारीफ की आवाज नहीं सुनाई देगी, इदगाम होगा। इन 14 हरूफ का भी किताबों में मजमुआ आता है। तस, दज, रज़स, शफ, वत, वलन, ठीक है। कोई इसको भी याद कर ले तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लें। इब्गी हज्जा का वक़फ़, ख़ा ज़बर फ़ा, ख़फ़ था, फ़ा साकिन था। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब जो इजहार है ना, इजहार उसको उसका अब देखिए, कुरान पाक में इतना ज्यादा इजहार हुआ है। इजहार हल्की भी है एक, और एक इजहार शफवी भी है, और बाकी हरूफ का इजहार भी होता है, इजहार मुतलक भी है।
تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کس اظہار کی بات ہو رہی ہے؟ رینڈملی کبھی پیپر پہ پڑھ رہے ہیں آپ، اظہار ہوگا تو آپ کو نہیں سمجھ آتی اظہار کیا ہے، تو ہر اظہار کو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کرنے کے لیے نا ہم نام دے دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے بچی، اس کا نام جو ہے وہ عائشہ شفیق ہے، اس کا نام جو ہے کچھ اور ہے، اس کا فادرز نیم چینج ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح اظہار تو ہے ہی ہے نا، تو ہر ایک اظہار کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کچھ نام دیے ہوتے ہیں۔ تو لام ال کے اظہار کو ہم کہتے ہیں اظہار قمری، اظہار قمری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا ادغام ہے اس کو ہم کہتے ہیں ادغام شمسی۔ جیسے وہ تھا نا ادغام، ہم نے پڑھا تھا نون کا ادغام ہوتا ہے، پھر ادغام شفوی ہوتا ہے، پھر ادغام کبیر ہوتا ہے، صغیر ہوتا ہے، ادغام تام ہوتا ہے، ادغام ناقص ہوتا ہے۔ ہر ادغام کے الگ الگ ٹائپس تھے۔ تو اسی طرح لام ال کے ادغام کا نام ہوتا ہے ادغام شمسی، اور اظہار کا نام ہوتا ہے اظہار قمری۔ اب یہ اس کو اظہار قمری کیوں کہتے ہیں، ادغام شمسی کیوں کہتے ہیں، یہ تجوید کی بحث نہیں ہے، یہ ہوتا ہے علم التوجیحات۔ ہر علم کی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی توجیہ ہوتی ہے نا۔ تو توجیحات انشاءاللہ کبھی تفصیلی کورس میں دیکھیں گے۔ وہ بھی مزہ تو آتا ہے، سیکھ کے شرح سر ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ ڈائریکٹلی ادا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ ادغام کا ٹاپک ہے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے ایک اور بھی انہوں نے مجموعہ دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی شیئر کو یاد کر لیں۔ ہر حرف پہلا جو ہے وہ ہے، اس کو اس کے انہوں نے توجیہ بھی دی ہوئی ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دو چار اگزامپلز یاد کر لیں تو ہمارا ٹاپک کور ہو گیا، سمپل سا ٹاپک ہے۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔